हम डिस्कस कर रहे थे डबली रीइंफोर्स्ड बीम चैप्टर जो है हमारा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारे स्टेप्स थे, डिजाइन स्टेप्स फॉर डिजाइन द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है जी, तो डिजाइन स्टेप्स देखे थे डबली रीइंफोर्स्ड बीम को कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी डबली रीइंफोर्स्ड बीम में। क्या है? डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम। तो हमें एक क्या दिया है? रेक्टेंगुलर बीम गिवन है। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर बीम, तो एक रेक्टेंगुलर बीम हमें डिजाइन करना है। ठीक है जी, क्या बोला गया है? एक रेक्टेंगुलर बीम को डिजाइन कीजिए। तो क्या डायमेंशंस दी हैं? इस डायमेंशन का जो रेक्टेंगुलर बीम है उसको डिजाइन करने कितनी, यानी कि डिजाइन करने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने रिइंफोर्समेंट कितनी करनी है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होनी चाहिए, शेयर क्या होनी चाहिए, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक रेक्टेंगुलर बीम हमने यहाँ पे डिजाइन करना है। इफेक्टिव स्पैन, जिसका इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन डाटा है। ठीक है जी, तो डाटा गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, डाटा गिवन। तो क्या सबसे पहले इसने बोला है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन हमें दिया है 8 मीटर। इफेक्टिव स्पैन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ये बात ध्यान रखनी है हमें। स्मॉल एल इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है जी, 8 मीटर हमें स्मॉल एल की वैल्यू यानी कि इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू गिवन है। उसके बाद बोला द फैक्टर्ड लोड कमिंग ओवर द बीम इज 52.3 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके जी, तो 52.3 किलो न्यूटन मीटर हमें दिया है फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है जी, तो फैक्टर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है। तो क्या है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं फैक्टर्ड लोड को? WU से। तो WU की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 52.3 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये गिवन है। और अगर हम बात करें साइज दी है, साइज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू 32 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर। तो 32 इंटू 65 सेंटीमीटर इसने क्या दिया है हमें? बीम का साइज। इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 8000 mm। और अगर इसको mm में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? इसको भी mm में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि 1000 इंटू मीटर का भी 1000 लगेगा, किलो न्यूटन का भी 1000 लगेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 52300 न्यूटन पर mm। ठीक है जी, तो ये बात हमने यहाँ पे, अगर ये हमारा मीटर, ठीक है जी, किलो न्यूटन को हटा दिया हमने, 52300 न्यूटन पर मीटर आ गया है। ठीक है जी, और अगर हमें साइज दिया है तो साइज में क्या है? फिर 32 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर साइज दिया है बीम का, जो रेक्टेंगुलर बीम हमने डिजाइन करना है। ठीक है जी, तो साइज में ये हमारा विड्थ कितनी दी हुई है? विड्थ V से हम डिनोट करते हैं। विड्थ तो हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, mm में कन्वर्ट करने के लिए तो 320 mm हमारे पास क्या है? विड्थ ऑफ द बीम, ये हमें गिवन है भाई। जो विड्थ है बीम की वो कितनी है? 320 mm। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा है हमारे पास? 65 सेंटीमीटर क्या है? डेप्थ दी हुई है। क्या बोला है? ड्यू टू वांट ऑफ द हेडरूम। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ओवरऑल डेप्थ की बात हो रही है। तो ओवरऑल डेप्थ यानी कि कैपिटल D की वैल्यू दी है हमें 65 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ? 650 mm। तो 650 हमारे पास क्या है? ओवरऑल डेप्थ है। तो इस बीम की जो ओवरऑल डेप्थ है वो कितनी है? 650 mm। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 650 mm की हमें ओवरऑल डेप्थ गिवन है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं उसने की गिवन क्या है? द इफेक्टिव कवर ऑफ
ऑफ द रीइंफोर्समेंट, यानी कि डबली रीइंफोर्स बीम है तो इफेक्टिव कवर जो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कंप्रेशन साइड होगी और टेंशन साइड होगी दोनों में डालना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कवर हम बहुत रीइंफोर्समेंट में भी टेकन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमें क्या दिया है, इफेक्टिव कवर भी दिया है। तो हम लिखेंगे इफेक्टिव कवर को हम डिनोट करते हैं डी डैश से। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने, डी डैश की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एमएम में, तो क्या हुआ 50 mm। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, यूज M20 कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और Fe415HYSD स्टील। तो स्टील और कंक्रीट की वैल्यू भी दी है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं जो वैल्यू आएगी हमारी Fy की वैल्यू कितनी रही, Fy यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट कितनी रही, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट हमारे पास कितना है, ग्रेड M20, तो क्या रहेगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारा जो डाटा है गिवन है प्रॉब्लम में। तो हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बीम को डिजाइन करना है, वो सही है या नहीं है वो भी देखेंगे, चेक भी लगाएंगे। ओके, तो ये बात हम यहाँ पे ध्यान दी। तो इस जो हमें गिवन चीजें, इनमें से कुछ ना कुछ हमारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इफेक्टिव यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ दिया है, कवर दिया है। ठीक है जी, तो कवर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिप्स तो डालनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही शो करके बताता हूँ कैसे क्या होगा। अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिप्स डाली हैं, तो इस तरह से कुछ बीम में कवर होगा बोथ साइड्स ऑफ द रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट करेंगे टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में। ये वाला जो है हमारे पास क्या है, कवर है, कितना 50 mm है। और रिइंफोर्समेंट हम कितनी करने वाले हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, क्या रिइंफोर्समेंट आएंगे। फिर हमारी जो कवर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी देखेंगे कितनी आएगी। ओके, तो ये हमारे क्या है, डाटा गिवन है। अब हम बात करते हैं यहां से हमें क्या गिवन है, कैपिटल डी और स्मॉल डी गिवन है, तो यहां से इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं हम। तो इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो इफेक्टिव डेप्थ होता है ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर माइनस करके हमारे पास आएगा इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास डेप्थ कितनी है 650 माइनस डी डैश कितना है 50, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है 600 mm, यानी कि हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ है बीम की वो 600 mm है। ओके, तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो स्टेप नंबर 1 में हमने प्रोसीजर डिटेल में देखा था। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, MU लिमिटेड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगर हमारे पास माइल्ड स्टील है तो हम यूज करेंगे 0.148 FCK BD स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास यहाँ पे Fe415 है, ठीक है जी, तो Fe415 के लिए हम क्या रिलेशन यूज करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट MU लिमिटेड। MU लिमिटेड, ठीक है जी, तो MU लिमिटेड की वैल्यू जो है वो हमें पता है कहां पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास क्या है, Fe415 है। Fe415 के लिए ग्रेड ऑफ स्टील अगर है तो हमारे पास MU लिमिटेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.138 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK BD स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली। 0.138 FCK कितनी गिवन है हमें 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, B विड्थ ऑफ द बीम 320, D डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम 600 का स्क्वायर,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है, यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई एमयू लिमिटेड की। एमयू लिमिटेड की आफ्टर द कैलकुलेशन एमयू लिमिटेड की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 317 ओके 317,952 ठीक है जी। तो ये वैल्यू है हमारी इनटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। तो ये एमयू लिमिटेड की वैल्यू यहां से आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो याद रखनी है हमने एमयू लिमिटेड की वैल्यू जो है, एमयू लिमिटेड अगर किलो न्यूटन की बात करें तो 317 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर किलो न्यूटन की बात करें तो हमारे पास 317 आएगा। क्या है ये, इंटू न्यूटन मिलीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास एमयू लिमिटेड की आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है जी। ये वैल्यू आप डायरेक्ट क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़े तो स्टेप नंबर 2 जब हमने एमयू लिमिटेड निकाल लिया है, फाइंड आउट किया, तो उसके बाद हमने क्या हुआ है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट एमयू की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो मैक्सिमम अल्टीमेट मोमेंट जो है वो हमें कितना आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है जी। फैक्टर्ड लोड हमें गिवन है, फैक्टर्ड लोड गिवन है, तो अल्टीमेट मोमेंट हम यहां से निकाल सकते हैं भाई। एमयू की वैल्यू डब्ल्यू गिवन है, तो एमयू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है, तो उसके लिए अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, ओके, तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलेगा, अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम डिनोट करते हैं एमयू से। तो एमयू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास WL²/8, ठीक है जी, बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन रहता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ओके, तो इस रिलेशन से डब्ल्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। डब्ल्यू की फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें दी हुई है, तो कितनी है वो देख लेते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू भी इसने फाइंड आउट 52,300, कितनी थी डब्ल्यू की वैल्यू, 52,300 इंटू एल 8 का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल कितना है 8 मीटर बाय 8, ठीक है जी। तो यहां से एमयू की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इस रिलेशन से। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 400 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू एमयू की। इसमें हमने क्या किया है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी किसमें वैल्यू है, मीटर में। मीटर के बाद हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, यहां से इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एमयू की वैल्यू आ गई है और एमयू लिमिटेड की वैल्यू आ गई है। अगर हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी ओर बढ़े तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हमें देखते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम तो नहीं है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम है या सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है। तो एमयू और एमयू लिमिटेड का कंपैरिजन करने के लिए हमें चेक करना होगा, ठीक है जी। तो जो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, कंपेयर द एमयू एंड एमयू लिमिटेड। तो क्वेश्चन के स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कंपेयर द एमयू एंड एमयू लिमिटेड, ठीक है जी। तो एमयू और एमयू लिमिटेड को कंपेयर कर लेते हैं। एमयू की वैल्यू कितनी थी, ठीक है जी। तो यहां से हमारी जो वैल्यू है एमयू की वो देखिए कितनी है, एमयू की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है। जो अभी हम कैलकुलेट की तो एमयू जो है वो ग्रेटर देन है एमयू लिमिटेड से, यानी कि जो बीम डिजाइन करें डबली रिइंफोर्स्ड बीम हम डिजाइन करेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस द डिजाइन, हेंस डिजाइन द बीम, hence design the beam section as doubly
डबली रीइंफोर्स्ड, ठीक है जी, डबली रीइंफोर्स्ड, ठीक है जी। तो डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिजाइन करेंगे, तो एमयू की वैल्यू क्या है, ज्यादा आ रही है यहाँ से। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हम बैलेंस्ड मोमेंट भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर हम जो फर्दर हमारे जो नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं उसमें हमने क्या करना है, टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें बैलेंस्ड मोमेंट का होना और पता होना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस्ड मोमेंट। तो बैलेंस्ड मोमेंट को हम डिनोट करते हैं mu2 से। तो mu2 इज इक्वल टू क्या होता है, जितना हमारे पास वैल्यू है mu का उसमें से mu लिमिटेड की वैल्यू जो रहेगी वो हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, हमारे पास वैल्यू आएगी बैलेंस्ड मोमेंट की। तो यहां से अगर हम देखें तो mu की वैल्यू कितनी थी, 418 इंटू 10⁻³ माइनस mu लिमिटेड कितना है 317,952 इंटू 10⁻³ तो यहां से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बैलेंस्ड मोमेंट की। तो बैलेंस्ड मोमेंट की हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो है, बैलेंस्ड मोमेंट की आफ्टर द सब्सट्रैक्शन mu से जब mu लिमिटेड हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 100,448 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है जी, न्यूटन मिलीमीटर। ओके, ये हमारी वैल्यू है इसकी mu2 बैलेंस्ड मोमेंट mu, ठीक है जी। तो mu2 की वैल्यू ये हमारी रहेगी। तो ये हम यूज करेंगे आगे, जो वैल्यूज आई हैं इनको यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। तो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट को हम कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा AST1 यानी कि एरिया ऑफ द टेंसाइल स्टील corresponding to the singly reinforced beam AST1 हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद AST2 की बात करते हैं तो वो क्या है हमारा एरिया ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, एडिशनल टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, कैलकुलेट करेंगे AST को, ठीक है जी। कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट यानी कि AST। तो AST की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो AST की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें AST1 प्लस AST2 दोनों की वैल्यू चाहिए। तो टोटल हमारे पास टेंशन रिइंफोर्समेंट आएगा, एरिया आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम AST1 की बात करते हैं। तो AST1 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये बात हम यहाँ पे जान लेते हैं। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील corresponding to singly reinforced beam AST1 is equal to mu limited divided 0.87 Fy into d minus 0.42 XU max, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, AST1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AST1 फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन हमने अप्लाई किया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे XU max की, क्योंकि हमारे पास mu लिमिटेड नॉन है, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, Fy हमारे पास नॉन है, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास नॉन है, अननोन क्या है यहाँ पे XU max। तो XU max को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, XU max जो डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो डिपेंड करती है हमारे ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास क्या है Fe415। तो Fe415 के लिए जो XU max रहता है वो कितना रहता है 0.48D। तो यहां से XU max इक्वल टू रहेगा
0.48 इंटू डी। तो डी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.48 इंटू डी क्या है, 600 mm। तो वैल्यू यहां से एक्सियो मैक्स की हमें फाइंड होगी। तो कितनी आई है हमारे पास, 288 mm, 288 mm हमारे पास इसकी वैल्यू आई है एक्सियो मैक्स की। ओके, तो डायरेक्टली इसमें हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, AST1 की। तो MU लिमिटेड की वैल्यू हमें गिवन है भाई, MU लिमिटेड की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से MU लिमिटेड की वैल्यू पुट करोगे और 0.87 FY की वैल्यू, MU लिमिटेड की वैल्यू कितनी है, देखिए MU लिमिटेड की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, 317 952 इंटू 10⁻³ तो यहां से हमने MU लिमिटेड की वैल्यू को पुट किया। और FY की वैल्यू कितनी है, 415 न्यूटन पर mm², ये पुट कर दी। D कितना है हमारे पास, 600, और XU की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की 288। ओके, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, AST1 की। तो AST1 की वैल्यू जो आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन वो कितनी रहेगी हमारे पास, 1838 mm²। 1838 mm² हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AST1 की। अब हम बात करते हैं AST2 की, यानी कि AST टोटल टेंशन एनफोर्समेंट निकालने के लिए हमें जो एरिया ऑफ टेंसाइल स्ट्रिप कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एंड एरिया ऑफ द टेंसाइल एडिशनल टेंशन एनफोर्समेंट की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी टोटल टेंशन एनफोर्समेंट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, AST1 निकाल लिया। तो AST1 के बाद अगर हम बात करें AST2 की, तो AST2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है वो देखते हैं। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट की, उसके बाद AST2, AST1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब AST2 तो क्या रहेगा, वो हमारा डिपेंड करता है किस चीज पे, जो हमारी बैलेंस्ड मोमेंट है वो देखेंगे। MU2 डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस D डैश। तो ये रिलेशन जो है यूज करेंगे हम AST2 को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। तो 0.87 FY D माइनस D डैश। तो यहाँ पे MU2 अभी हमने फाइंड आउट किया, MU2 यानी कि बैलेंस्ड मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने। MU से हमें जो मैक्सिमम हमने लिमिटेड की वैल्यू थी वो हमने सब्ट्रैक्ट की, तो हमारे पास बैलेंस्ड मोमेंट की वैल्यू आई। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 100,442 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे 8 था, इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। और उसके बाद 0.87 इंटू FY की वैल्यू कितनी है, 415 न्यूटन पर mm²। D कितना है हमारे पास, 600, माइनस इफेक्टिव कवर कितना है हमारे पास, 50। तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे AST2 की। तो कितनी वैल्यू आ रही है AST2 की आफ्टर द कैलकुलेशन, तो AST2 हमारे पास आ रहा है, जो वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन आएगी 506 mm², 506 mm²। तो ये वैल्यू AST2 की है। तो अब हम टोटल टेंशन एनफोर्समेंट काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ओके, टोटल एरिया ऑफ, अब हमारे पास AST1 और AST2 की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, तो टेंशन रिइंफोर्समेंट का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि AST इक्वल टू AST1 कितना है हमारे पास, 1838 mm², और हमारी वैल्यू जो है एडिशनल टेंशन एनफोर्समेंट की वो कितनी है, 506। तो 506 हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहां से आएगा हमारे पास टोटल एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है जी। तो टोटल एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट हमारे पास आ रहा है 2344 mm²।
2344 mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट की। तो यहां से हमने टेंशन रिइंफोर्समेंट अभी निकाली 344। अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ बार्स की, तो नंबर ऑफ बार्स भी हमें टेंशन रिइंफोर्समेंट में फाइंड करने होंगे। ठीक है जी, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बार्स कैसे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखो 2344 हमारा जो एरिया है टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट आई है। अब हम क्या करेंगे, जितनी जो हमारे पास क्या होगा, अगर हम 25 mm डाया का कोई बार यूज कर रहे हैं, चाहे 20 का करें चाहे 25 का करें, ठीक है जी, अगर हम 25 को लेके चलते हैं तो 25 mm का डाया यूज करेंगे तो एक बार का हम एरिया निकाल सकते हैं। एक बार का जब एरिया निकल जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास टोटल एरिया है जो टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो उसके लिए उसके फाइंड आउट हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स, हम कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, वो भी देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जो हमारे नंबर ऑफ बार्स फाइंड कैसे करेंगे आफ्टर फाइंडिंग द टेंशन रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी।